Hello everyone and a very warm welcome to your income tax class on income under the head salary। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेड सिस्टम से, सैलरी अंडर ग्रेड सिस्टम। ये ग्रेड सिस्टम जो होता है ना, वो जनरली सरकारी नौकरियों में होता है, प्राइवेट नौकरी में नहीं। ग्रेड सिस्टम का मतलब क्या है? जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं ना, तभी आपको बता दिया जाता है कि फ्यूचर में आपकी सैलरीज कैसे इंक्रीज होंगी। आपकी सैलरी हर साल जो होगी वो चेंज होती जाएगी। और कैसे चेंज होगी? आपको 3,000 रुपये महीना बढ़ा के मिलेगा अगले साल से, फिर उसके अगले साल फिर 3,000 रुपये और बढ़ा दिया जाएगा। ये बात पहले ही बता दी जाती है, इसे कहा जाता है ग्रेड सिस्टम। हालांकि प्राइवेट नौकरियों में ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में तो आपकी नौकरी अगले दिन रहेगी कि नहीं ये भी क्लियर नहीं है। तो कुल मिला के देखिए, ये सरकारी नौकरियों का ही सिस्टम है कि आप जितने पुराने होते जाते हो, जितने बूढ़े होते जाते हो, जितना कम काम करने लग जाते हो, उतनी आपकी तनख्वाह बढ़ती रहती है। हालांकि प्राइवेट नौकरियों में तो आपको परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। हो सकता है आज आप 10,000 रुपये पाते हो तो अगले 6 महीने बाद आप 20,000 रुपये महीना पाने लग गए और उसके अगले 6 महीने बाद 40,000 रुपये पाने लग गए। इट्स ऑल परफॉर्मेंस बेस्ड। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है प्राइवेट नौकरी में कि आपको लात मार के निकाल दिया गया, राइट। तो ग्रेड सिस्टम जो होता है वो हमें, आप कभी न्यूज़पेपर में ऐड वगैरह अगर देखेंगे सरकारी नौकरी का, तो आपको ऐसा लिखा हुआ कुछ मिल जाएगा। आइए दिखाते हैं आपको। सैलरी इन ग्रेड सिस्टम। $50,000 -5,000 -65,000 -10,000 -95,000। कभी आपने ऐसा देखा सैलरी ऐसे लिखी हुई है 50,000 -5,000 -65,000, ये नौकरी की सैलरी इतनी है? नहीं, बहुत रेयर ही आपने देखा होगा, क्योंकि ऐसा जनरली होता भी नहीं है, ठीक है। इसी को ग्रेड सिस्टम सैलरी कहते हैं। सरकारी नौकरियों में इस तरीके की सैलरी लिखी होती है। इसका मतलब क्या होता है पता है? कि पहले 12 महीने तक आपकी सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ होगी, ठीक है। पहले 12 महीने तक आपकी सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ होगी। उसके बाद आपकी सैलरी हो जाएगी 5,000 रुपये से इंक्रीज, यानी कितनी हो जाएगी? 55,000 रुपये पर मंथ, 55,000 पर मंथ फॉर अनदर 12 मंथ। फिर उसके बाद फिर से 5,000 रुपये बढ़ेगी, यानी कितना हो जाएगा? 55,000 के बाद 60,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। 12 महीने तक 60,000 पर मंथ चलेगा। फिर कितना हो जाएगा? 65,000 पर मंथ फॉर 12 मंथ। और फिर जब 65,000 हो जाएगा तो उसके बाद 12 महीने बाद कितना बढ़ेगा? 75,000 पर मंथ हो जाएगा। फिर 10,000 बढ़ेगा। कब तक? जब तक कि 95,000 ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ है, 12 महीने बाद 5,000 रुपये से बढ़ेगी, फिर 12 महीने बाद 5,000 से बढ़ेगी, तब तक 5,000 रुपये से बढ़ेगी जब तक कि वो 65,000 ना हो जाए। और जिस बार 65,000 हो गया तो उसके बाद से फिर 10,000 रुपये से बढ़ेगी, तब तक बढ़ेगी जब तक कि 95,000 ना हो जाए, ठीक है। ये पर मंथ इंक्रीमेंट है, दिस इज पर मंथ इंक्रीमेंट, लेकिन ये इंक्रीज होगा 12 महीने बाद ही। मतलब इसका मैं इस पूरे ग्रेड सिस्टम सैलरी का मतलब लिख दूं। इसका मतलब क्या होता है? सैलरी फॉर फर्स्ट 12 months वुड बी 50,000 पर मंथ। पहले 12 महीने तक 50,000 पर मंथ, ठीक है। फिर सैलरी फॉर नेक्स्ट 12 months, अगले 12 महीने की सैलरी कितनी होगी? 55,000 पर मंथ। मतलब 12 महीने तक 55,000 रुपये हर महीने मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कितनी होगी? उसके बाद नेक्स्ट 12 मंथ 60,000 पर मंथ। फिर उसके बाद 65,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब 70,000 नहीं होगा, अब 65,000 के बाद 10,000 बढ़ेगा तो 75,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद 75 के बाद 85,000 हो जाएगा, 85,000। फिर कितना हो जाएगा? 95,000। उसके बाद तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, उसके बाद सैलरी बढ़ेगी नहीं, 95,000 ही रहेगी। लेकिन जनरली क्या होता है कि आपको इस ग्रेड से निकाल के फिर दूसरे ग्रेड में डाल दिया जाता है, तो उसके ग्रेड के हिसाब से बढ़ेगी। यानी एक बार में अभी तक यहीं तक का फिक्स किया है कंपनी ने, इसके बाद आपको दोबारा दूसरे ग्रेड में डालेंगे और उस ग्रेड के हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सबको? तो चलिए पढ़िए इसको।
If any employee joins the service on 1/5/2023 and is placed in the grade of 32,500-38,000-800-44,400, it means that, इसका मतलब क्या हुआ, he will get a basic salary of 32,500 with effect from 1/5/23, जिस दिन जॉब ज्वाइन किया वहां से उसको 32,500 मिलेगा। 12 महीने बाद यानी कि 1/5/24 से, ठीक है, 1/5/23 से उसने ज्वाइन किया तो 12 महीने बाद उसकी तनख्वाह कितनी हो जाएगी, 500 से बढ़ जाएगी 33,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, 33,000 रुपये हो जाएगी। He'll get an annual increment of 500 per month and onwards till his salary reaches 38,000, जब तक कि 38,000 ना हो जाए हर साल 500 रुपये से बढ़ेगी। तो एक बार 1/5/24 को बढ़ी 500 रुपये पर मंथ से, फिर 1/5/25 को फिर 500 रुपया बढ़ जाएगा उसकी तनख्वाह, फिर हो जाएगा 33,500। और कब तक चलेगा, जब तक कि 38,000 ना हो जाए। फिर उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद 800 रुपये से बढ़ेगा यानी 38,800 होगा और 800 रुपये हर साल बढ़ते जाएगा। ठीक है, जब तक की सैलरी कितनी ना हो जाए 44,400। नो फर्दर इंक्रीमेंट विल बी गिवन देयर आफ्टर टिल ही इज प्लेस्ड इन अदर ग्रेड। फिर 44,400 के बाद या तो उसको दूसरे ग्रेड में डाला जाएगा, और अगर दूसरे ग्रेड में नहीं डाला गया तो इसका मतलब अब तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, लेकिन यही होने वाला है कि उसे दूसरे ग्रेड में डाल दिया जाएगा। अच्छा, अब एक बात और समझिए, 20,000 - 2,000 - 26,000 - 4,000 - 42,000। ठीक है, मिस्टर एक्स joined job on 1/4/23 at a salary of rupees 20,000 पर मंथ। ठीक है, तो सैलरी इनकम प्रीवियस ईयर 23-24 की कितनी है ये बताइए, प्रीवियस ईयर 24-25 की कितनी होगी ये बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर करते हैं अब हम लोग। प्रीवियस ईयर 23-24 में उसकी सैलरी इनकम कितनी होगी, 1/4/23 को ज्वाइन किया है तो 12 महीने तक तनख्वाह उसकी 20,000 रुपये होगी, 20,000 से ज्वाइन किया है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 23-24 की जो उसकी इनकम होगी वो 20,000 × 12 होगी, 2,40,000। ठीक है, प्रीवियस ईयर 24-25 की इनकम अब 2,000 रुपये से बढ़ जाएगी तो 20 की जगह 22,000 हो जाएगा, 22,000 × 12 तो कितना हो गया, 2,64,000, राइट। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, देखिए कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। मिस्टर एक्स ज्वाइंड जॉब ऑन, अब ये क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, जॉब ज्वाइंड ऑन 1/1/23। ठीक है, और आपको सैलरी इनकम 23-24 की निकालनी है। ठीक है, तो सैलरी इनकम PY 23-24 की कितनी होगी बताइए, सैलरी इनकम प्रीवियस ईयर 23-24 की कितनी होगी। देखिए, जनवरी 23 से लेके दिसंबर 23 तक उसकी तनख्वाह होगी 20,000 रुपया महीना। तो हमें तो अप्रैल टू मार्च देखना है ना, अप्रैल 23 से मार्च 24। तो बेसिकली अप्रैल 23 से लेके दिसंबर 2023 तक की सैलरी जो होगी उसकी वो होगी 20,000 पर मंथ, यानी 20,000 × 9, 20,000 × 9, 1,80,000। और फिर जैन 24 से लेके जैन 24 में सैलरी बढ़ जाएगी, देखिएगा उसने जॉब ज्वाइन किया है 1/1/23 को, तो 12 महीने बाद तनख्वाह बढ़ जाती है। तो जैन 24 से लेके मार्च 24 इस समय इसकी तनख्वाह होगी 22,000 रुपये पर मंथ। तो 3 महीने का 22,000 × 3 66,000, तो ये कितना हो गया 2,46,000। ठीक है, अगर यही आपको 24-25 की इनकम निकालनी हो तो आप निकाल पाएंगे, हाँ निकाल लेंगे। 24-25 से 9 महीने की इनकम होगी 22,000 और फिर बचे 3 महीने की इनकम कितनी होगी 24,000, बचे 3 महीने की इनकम होगी 24,000 के हिसाब से। अच्छा, अब नेक्स्ट बात समझिएगा
कि क्या जरूरी है कि आपकी ज्वाइनिंग जो फर्स्ट सैलरी लिखी हुई है यहां पे वहीं से हो? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको इस ग्रेड में डाला गया है, लेकिन पॉसिबल है कि आपकी ज्वाइनिंग कहां से हो रही है? आपकी ज्वाइनिंग ही हो रही है 26,000 रुपए से, आपकी ज्वाइनिंग ही हो रही है 30,000 रुपए से। इस ग्रेड में डाला गया है, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग अलग सैलरी से हो रही है। देखिए, मैं आपको इनफैक्ट ये भी बताऊं, जैसे आप कैंपस प्लेसमेंट जब आपका होता है, तो क्या सारे फ्रेश क्वालिफाइड को सेम सैलरी मिलती है? आंसर इज नो। एक ही कंपनी भी अलग अलग सैलरी ऑफर करती है, आपको पता है। एक कंपनी है जो इस वाले स्लैब के साथ आई है, इस ग्रेड सिस्टम के साथ आई है, लेकिन वो 4 लोगों को नौकरी दे रही है, तो चारों की स्टार्टिंग सैलरी अलग अलग है, लेकिन इसी ग्रेड में फॉल करते हैं, राइट? तो देखिए, एक एग्जांपल और करेंगे जिसमें आप जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग वाला जो सैलरी है उसी से ज्वाइन कर रहे हो। स्टार्टिंग सैलरी आपकी कुछ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है बीच में से। देखिए एग्जांपल, मिस्टर एक्स ज्वाइंड जॉब ऑन 1/2/23 at a salary of rupees 25,000 per month in the grades system of 22,000-1,000-26,000 डैश 2,000-40,000। ठीक है, कैलकुलेट सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 की इनकम निकालिए। ठीक है, उसने 1 फरवरी 2023 को ज्वाइन किया है 25,000 रुपये महीने के हिसाब से, तो 25,000 रुपये की तनख्वाह चलेगी 1 फरवरी से लेके 31 जनवरी 2024 तक। ठीक है ना? और फिर फरवरी और मार्च 2024 में तनख्वाह बदल जाएगी, वो 25,000 की जगह हो जाएगी 26,000 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे PY 23-24 की इनकम निकालनी है। ठीक है, सैलरी अप्रैल 23 से लेके जैन 24 तक का। ठीक है, ये हो जाएगा 25,000 इंटू 10, 2,50,000। और उसके बाद हम लिखेंगे सैलरी फेब 24 से लेके मार्च 24 की, 2 महीने की, 26,000 रुपये महीना। 26,000 इंटू 2, 52,000। तो सैलरी की इनकम कितनी हो गई? 3,02,000। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगली हेडिंग, टीडीएस ऑन सैलरी वर्सेस टैक्स फ्री सैलरी। टीडीएस ऑन सैलरी वर्सेस टैक्स फ्री सैलरी। तो पहले दोनों को अलग अलग समझ लेते हैं। पहला टर्म है हमारा टीडीएस ऑन सैलरी। उससे भी पहले हम किस वर्ड को समझते हैं? टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स? देखिए, गवर्नमेंट हमारी इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि जब भी किसी के पास इनकम आती है तो कोई ना कोई उस इनकम को दे रहा है। ठीक है, तो जब इनकम किसी को दी जाती है तो वही है सोर्स, वही है ओरिजिनेशन ऑफ इनकम। तो हमारी सरकार कहती है कि जो भी इनकम दे रहा है वो क्या करे? वहीं पे टैक्स काट के जमा कर दे। हमारी सरकार का मानना है कि देश में न जाने कितने सारे लोग इनकम कमा रहे हैं, पता नहीं उनका टैक्स हम तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो इनकम कोई ना कोई तो दे रहा है। एक काम करते हैं, उसी आदमी को पकड़ लेते हैं जो दूसरे को इनकम दे रहा है, और उससे कहते हैं कि इसका टैक्स भी क्या करो, काट के ही उसको पैसा दो, उतना पैसा हमें जमा कर दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सरकार मुझे कहती है कि भाई तुम्हारे यहाँ इंप्लॉई है, तुम उनको तनख्वाह देते हो, सैलरी देते हो? हम कहते हैं हाँ।
सरकार कहती है एक काम करो, तुम्हारे यहाँ इतने सारे इंप्लॉई है, पता नहीं सब टैक्स देंगे नहीं देंगे, तुम उनका टैक्स काट के ही उनको सैलरी दो और वो टैक्स हमें जमा कर दो। इसी को कहा जाता है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जहां पे सोर्स क्रिएट हो रहा है, जहां पे इनकम क्रिएट हो रही है, वहीं पे टैक्स काट के जमा कर दो। तो यानी आपकी तनख्वाह अगर 5 लाख रुपया है तो सरकार हमसे क्या कह रही है, मान लीजिए आपकी तनख्वाह 10 लाख रुपया है और उस पर टैक्स बनता है 20,000 रुपया का, तो सरकार हमसे कह रही है कि एक काम करो, उसको 10 लाख रुपया पूरा मत दो, 20,000 रुपया जो उसका टैक्स बनता है वो हमको जमा कर दो, उसको 9,80,000 दे दो। अभी टैक्स कितना बनता है उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं कैलकुलेशन पे, हम कह रहे हैं मान लो इतना बनता है तो ठीक है। सैलरी के केस में तो एक्चुअल जितना टैक्स सामने वाले का बनता है हम उतना ही टैक्स काट के जमा करते हैं सरकार को, लेकिन बाकी जो भी इनकम हम देते हैं उसमें सरकार ने रेट फिक्स कर दिया कि इतना परसेंटेज टैक्स काट लो। हम आपको और कैसे कैसे इनकम दे सकते हैं, हम आपको किराया देते हैं, वो आपके लिए इनकम है, तो सरकार हमें कहती है कि जिसको किराया दे रहे हो ना, टैक्स काट के जमा करो उसका। यानी अगर उसका किराया 1 लाख रुपया महीना है तो तुम 1 लाख मत दो उसको, 10% इस पर टैक्स का रेट है, तुम उसको 90,000 रुपया दो, 10,000 रुपया टैक्स जमा करो, ठीक है, जिसको हम कहेंगे टीडीएस जमा करो, और उसको 10,000 रुपये की रसीद पकड़ा दो, यानी उसको 90,000 रुपया तो 10,000 की रसीद दो, ये लो हो गया तुम्हारा 1 लाख रुपए का किराया। अगर तुम किसी को ब्याज दे रहे हो तो वो भी सामने वाले के लिए इनकम है, उसका टीडीएस काटो जमा करो। तो जब भी हम किसी को इनकम देते हैं ना तो सरकार कहती है कि उसका टैक्स काट के जमा कर दो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इतनी बात आप सुनते ही क्यों है सरकार की, क्यों टैक्स काट रहे हैं जमा कर रहे हैं, बोलने दीजिए जो बोल रही है। तो देखिए सरकार कैसे हमें ट्रैप करती है। सरकार कहती है राज अग्रवाल, अगर आप जो खर्च पेमेंट कर रहे हो सामने वाले के लिए इनकम है और टैक्स नहीं काटोगे तो वो खर्चा हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। कितना डिसअलाउ करती है, 30% डिसअलाउ कर देती है। मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको 10 लाख रुपए की पेमेंट की, उसका टैक्स नहीं काटा, तो सरकार कहती है कि अब तुम्हारा खर्चा हम 10 लाख रुपया नहीं मानेंगे, 30% खर्चा ही नहीं मानेंगे, यानी तुम्हारा खर्चा मानेंगे 7 लाख रुपया, तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी 3 लाख रुपए से, और मैं 30% टैक्स देता हूं तो मेरा 90,000 रुपए का टैक्स बढ़ जाएगा। हम कहेंगे नहीं सरकार ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, मेरा टैक्स क्यों बढ़ा दे रहे हो, तो सरकार कह रही है काटो टैक्स। फिर समझ में आया बात। अभी ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, अभी वर्ड टीडीएस बस समझिए, राइट। तो गवर्नमेंट इस तरीके से बिजनेसमैन को क्या करती है, कंपेल कर देती है कि आपको टीडीएस काट लेना है। और देखिए जनरली ये जो जितनी इनकम फ्लो हो रही है 99% ऑफ द केसेस यू विल फाइंड कि इनकम फ्लो कहां से हो रही है, बिजनेसमैन से ही हो रही है। कोई बिजनेसमैन ही सैलरी दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, किराया दे रहा है, बिजनेस का वही तो दे रहा है। तो गवर्नमेंट ने उनको पकड़ लिया, कहा कि भाई तुम जब टीडीएस नहीं काटोगे तो हम वो खर्चा 30% तुम्हारा डिसअलाउ कर देंगे। मतलब तुम्हारा 1 लाख का खर्चा होगा तो हम खर्चा ही 70,000 मानेंगे। तो भाई खर्चा अगर सरकार कम मानेगी मेरा, तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी ना, मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मेरा टैक्स बढ़ जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने टीडीएस नहीं काटा तो यहां जेल के प्रावधान भी है, सरकार मुझे हथकड़ी लगा देगी। एक बात बताइए, क्या मैं जेल जाना पसंद करूंगा? नहीं, तो मैं टीडीएस काट लेता हूं, और मैं नहीं, हर एक व्यापारी टीडीएस काट लेता है, ठीक है। तो व्हाट इज टीडीएस ऑन सैलरी? अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मेरे एम्प्लॉय की सैलरी की इनकम जो है, सैलरी कितनी है 10 लाख रुपया, और मान लीजिए इसका टैक्स बनता है 1 लाख रुपया, तो हम टीडीएस घटाते हैं उसको 1 लाख रुपया इसमें से, और 9 लाख रुपया का हम सैलरी पे करते हैं टू एम्प्लॉय, पेड टू एम्प्लॉय 9 लाख रुपया, 1 लाख रुपया ये हम पे कर देते हैं पेड टू गवर्नमेंट, ठीक है। उस एम्प्लॉय की तनख्वाह कितनी कहलाएगी, हमने तो काट पीट के उसको 9 लाख रुपया दिया, लेकिन उसकी तनख्वाह कहलाएगी कितनी, 10 लाख रुपया। उसकी सैलरी 10 लाख रुपया, उसको 9 लाख रुपया हमने पकड़ाया, और 1 लाख रुपया का हमने उसको और क्या दिया, वो जो रसीद जमा की है ना टीडीएस, वो पकड़ा दी, ये लो तुम्हारा टैक्स जमा कर दिए। और ये जो टीडीएस होता है ना, ये जिसका मैंने काट के जमा किया है उसके लिए, मेरे एम्प्लॉय के लिए ये एडवांस टैक्स है। जैसे उसने इनकम टैक्स जमा कर रखा है, अब वो अपनी रिटर्न वगैरह जमा करेगा तो 1 लाख रुपया कहेगा ऑलरेडी जमा हो चुका है, किसने किया, मेरे एम्प्लॉय ने किया। ये जिसका भी मैं टीडीएस काट रहा हूं उसका एडवांस टैक्स समझ लीजिए जमा हो गया। अगर वही एम्प्लॉय खुद जमा करता तो उसको एडवांस टैक्स कहता, लेकिन मैंने उसका काट के जमा कर दिया तो इसी को टीडीएस कह रहे हैं, दैट्स ऑल, ठीक है ये बात। अच्छा, एक बात और बहुत ध्यान देने वाली यहां पे है कि टीडीएस तभी काटा जाता है जब सामने वाले के लिए वो इनकम, जैसे मैंने किसी से जीन्स खरीदी,
2,000 रुपए की, तो क्या मैं 2,000 रुपए पे टीडीएस काट लूंगा? नहीं, क्योंकि वो 2,000 रुपए की जीन्स जब मुझे बेचता है तो हो सकता है कमाया कितना है, 200 रुपया। लेकिन जब मैं किसी को सैलरी देता हूं 2 लाख रुपया तो उसकी इनकम है, मैं किसी को ब्याज देता हूं तो उसकी इनकम है, मैं किसी को किराया देता हूं तो उसकी इनकम है, मैं किसी को रॉयल्टी देता हूं तो उसकी इनकम है। तो जब भी मैं इनकम की पेमेंट करता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब मैंने जीन्स खरीदा उसको 2,000 रुपया दिया तो उसकी रेवेन्यू थी, सेल्स थी, वो इनकम नहीं थी। अरे भाई, जीन्स फोकट की थोड़ी ना आई है, उसमें तो खर्चा भी लगा है ना जीन्स लाने का, खरीदने का, तो खर्चा घटाने के बाद उसकी इनकम आएगी। 2,000 के जीन्स में हो सकता है 200 रुपया बचत हो या 400 रुपये ही बचत हो। तो जब जीन्स की पेमेंट करेंगे तो हम टीडीएस नहीं काट लेंगे, लेकिन जब कोई इनकम की पेमेंट करेंगे तो हम टीडीएस काट लेंगे। तो आई होप आपको टीडीएस ऑन सैलरी समझ में आ गया कि सैलरी में से हम टीडीएस घटाते हैं, जो घटाते हैं वो हम गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं और बाकी पैसा इंप्लॉय को दे देते हैं। ना दूसरा टर्म था इसमें टैक्स फ्री सैलरी। टैक्स फ्री सैलरी का मतलब सैलरी टैक्स नहीं देना है, टैक्स से फ्री है ये सैलरी। हालांकि दुनिया जहान में ऐसी कोई भी सैलरी नहीं होती वो टैक्स फ्री हो जाए, ठीक है, ये तो कहने का बस अंदाज है। एम्प्लॉयर ये कहना चाहता है कि जितनी तुम्हारी तनख्वाह में तुमको रखे है ना, वो तुम्हारे लिए टैक्स फ्री है। एम्प्लॉयर की औकात नहीं है कि वो टैक्स फ्री बना दे सैलरी को, ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी कि टैक्स फ्री है कि टैक्सेबल है। एम्प्लॉयर इतना कहना चाहता है कि तुम्हारी तनख्वाह 10 लाख रुपया, ये लो 10 लाख रुपया, और जितना इसका टैक्स बनेगा वो हम जमा करेंगे अलग से, तुम्हारा काटेंगे नहीं। तो इसको कहा जाता है टैक्स फ्री सैलरी। टीडीएस ऑन सैलरी कब कहते हैं? जब हम आपकी सैलरी में से टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करते हैं। आपकी तनख्वाह 10 लाख रुपया, हमने उसमें से टैक्स काटा और सरकार को जमा किया और आपको कम पैसे दिए, तो हम कहते हैं टीडीएस ऑन सैलरी। टैक्स फ्री सैलरी, आपकी जितनी तनख्वाह है ना हम आपको उतना पूरा देंगे। आपने कहा कि मैंने आपको हायर किया 10 लाख रुपए की तनख्वाह पे, तो मैं आपको 10 लाख रुपया पूरा दूंगा। लेकिन मैं अगर 10 लाख रुपया पूरा दे दिया तो टैक्स तो जमा करना होगा ना सरकार को। इनकम टैक्स थोड़ी ना हमको छोड़ेगा, इनकम टैक्स तो कहेगा हमसे कि इनकम दिए अपने इंप्लॉय को, टीडीएस क्यों नहीं जमा किए, तुरंत 30% अलाउ करेगा, और ज्यादा नौटंकी करेंगे तो जेल में भी डाल देगा उठा के। तो टीडीएस तो हमको टैक्स तो जमा करना है ही है, लेकिन आपकी जितनी तनख्वाह है मैंने आपको उतना पूरा दिया और टैक्स अपनी जेब से अलग से जमा कर दिया सरकार को, तो इसे कहा जाता है टैक्स फ्री सैलरी। तो व्हाट इज टैक्स फ्री सैलरी? दिमाग में बैठा लीजिए, अगर इंप्लॉयर टैक्स का पैसा अपनी जेब से उठा के गवर्नमेंट को अलग से दे दे तो उसे कहा जाता है टैक्स फ्री सैलरी, ठीक है। जनरली सरकार को टैक्स जमा कितना करना होता है? देखिए हम करते हैं, अच्छा एक बार इसको भी लिख के बताएं क्या। जैसे आपकी सैलरी थी 10 लाख रुपीस, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका जो टैक्स बनता है, ठीक है, 1 लाख रुपया, ये मैंने पेड टू गवर्नमेंट किया, और पेड टू एम्प्लॉय भी कितना कर दिया, पूरा 10 लाख रुपया दे दिया। भाई साहब मैंने काटा नहीं आपके पैसे, ये है टैक्स फ्री सैलरी। टैक्स जमा कितना करना पड़ता है मैं आपको बताऊं। टैक्स आपको जमा करना पड़ता है हमेशा जो भी टैक्स का रेट है उसमें मल्टीप्लाई करना होता है सैलरी को। लेकिन आपको एक बात बताऊं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो कुछ भी देता है वो सैलरी होता है। एम्प्लॉयर हमको खाना खिला दे तो खाने की वैल्यू सैलरी है, हाँ। एम्प्लॉयर मेरे घर का टेलीफोन बिल जमा कर दे तो वो जितने रुपए का बिल जमा किया ना वो भी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा, वो भी सैलरी की इनकम है। एम्प्लॉयर मेरे घर में गैस सिलेंडर आया है उसका पेमेंट कर देता है, तो पता है क्या है, ये भी सैलरी की इनकम है। सैलरी 5 लाख रुपया मिली प्लस गैस सिलेंडर का 900 रुपया दिया, तो 5,900,000 रुपया मेरी सैलरी की इनकम है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट दे दे वो एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी की इनकम होती है। अगर एम्प्लॉयर टैक्स जमा कर दे एम्प्लॉय के एवज में, अरे भाई ये टैक्स किसका है, जो कमाता है इनकम टैक्स उसका होता है, एम्प्लॉयर का टैक्स थोड़ी ना है। तो पता है उसकी सैलरी कितनी हो गई, सिर्फ 10 लाख रुपया नहीं, ये जो टैक्स पे किया एम्प्लॉय ने ये भी सैलरी हो गई फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स ये कहता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट देगा वो सैलरी की इनकम है। तो अब एम्प्लॉयर को जो टैक्स जमा करना पड़ेगा वो सैलरी का परसेंटेज नहीं जमा करना पड़ेगा, सैलरी प्लस टैक्स ये दोनों मिला के अब सैलरी हो गई ना, ये दोनों मिला के अब सैलरी हो गई। इसमें टैक्स रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो टैक्स आएगा। यानी अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एक फॉर्मूला लगा के टैक्स निकालना पड़ता है एम्प्लॉयर को। कैसे? x इज इक्वल टू कितना पैसा जमा करना है, टैक्स रेट का परसेंटेज इनटू सैलरी प्लस x, ये एक इक्वेशन बनाना पड़ता है
और एक्स को कैलकुलेट करना पड़ता है। टैक्स रेट परसेंटेज यहाँ भरिए, यहाँ सैलरी बढ़िए और एक्स दो ये वेरिएबल होगा और आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स निकाल लीजिए। इतना पैसा टैक्स जमा करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स 10 लाख रुपए पे नहीं जमा करना है, 10 लाख प्लस जो टैक्स जमा करेंगे मिला के जितना आया उसका टैक्स जमा करना है। आ रही ना बात समझ में? क्योंकि एनी बेनिफिट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, इवन दिस टैक्स पेमेंट इज सैलरी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयज। Under the concept of TDS, employer will calculate and deduct tax on monthly basis before handing over the salary to the employee. बहुत सही बात है। But in the case of tax-free salary, employer will pay tax on the salary income of employee out of his own pocket, अपनी जेब से देगा, and therefore such amount of tax is added in the salary of employee. और इसलिए वो टैक्स भी सैलरी में ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि this is a benefit flowing from employer to employee. चलिए, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि सैलरी इनकम में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं। तो ब्रॉडली अगर हम डिवाइड करें तो सैलरी इनकम 4 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगी। एक तो एकदम नॉर्मल कैटेगरी, एकदम नॉर्मल, और बाकी ये 3 को हम कह सकते हैं एड ऑन है, ये एड ऑन्स हैं। नॉर्मल क्या है? जो जनरली मिलता है, बेसिक सैलरी सबको मिलती है, ठीक है, कि भाई आपकी बेसिक कितनी है, 50,000 रुपये महीना। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, डीए स्टैंड्स फॉर डियरनेस अलाउंस। इसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता क्या है? ये महंगाई भत्ता, देखिए अगर एम्प्लॉयर सैलरी आपकी बढ़ा नहीं रहा है ना, तो भी कम से कम उसको महंगाई के हिसाब से जो चेंज आ रहा है उतना तो जरूर बढ़ा देना चाहिए। अब जैसे हमारे देश में इन्फ्लेशन 5 से 6% के रेट से ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो बेसिक अगर आपकी नहीं भी बढ़ रही है तो एम्प्लॉयर जनरली क्या करता है, डीए में 5 से 6% की इंक्रीमेंट कर देता है ओवरऑल, ताकि महंगाई कंपनसेट हो सके। तो डीए इज बेसिकली महंगाई भत्ता, कि हम आपको इतना कंपनसेशन दे रहे हैं जिससे आप महंगाई मीट आउट कर लोगे, ठीक है। तो ये भी देने का प्रावधान लगभग हर कंपनी में होता है। तो बेसिक हो गया, डीए हो गया, एंड देन कम्स कमीशन। कमीशन तो बैक ऑफिस एम्प्लॉयज नहीं पाते हैं, लेकिन जो फ्रंट ऑफिस एम्प्लॉयज होते हैं, सेल्स में जो लोग होते हैं, उनको कमीशन भी एक बहुत बेसिक क्राइटेरिया आज की तारीख में, क्योंकि हर कंपनी ना आज परफॉर्मेंस बेस्ड एम्प्लॉयज रखना चाहती है। भाई जो जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ज़्यादा तनख्वाह भी पाएगा, ठीक है। तो कमीशन क्या होता है? परसेंटेज ऑन सेल्स वगैरह दिया जाता है एम्प्लॉय को, और ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। कमीशन हो गया, बोनस आप कह सकते हो, इंसेंटिव्स कह सकते हो, टारगेट मीट आउट करने पे ये सब दे दिया, तो ये सब नॉर्मल हो गया। क्या क्या नॉर्मल हो गया? आप भी मेरे साथ साथ बोलिए सर। बेसिक हो गया, डीए हो गया, कमीशन हो गया, इंसेंटिव्स हो गए, बोनस हो गए, दीज आर ऑल नॉर्मल आइटम्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू अलाउंसेस, क्या चीज है? एम्प्लॉयर आपका बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देता है। अगर वो बेनिफिट ही सीधे दे दे, बेनिफिट इन काइंड दे दे, अगर आपको बेनिफिट इन काइंड दे दे तो ये है परक्यूजिट, और अगर आपको बेनिफिट का कैश दे दे तो ये है अलाउंसेस। इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉयर आपको जो तनख्वाह है वो तो देता ही है, उसके अलावा एम्प्लॉयर आपको 5,000 रुपये महीने देता है कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने आने का किराया खुद से मैनेज कर लेना। तो इसको कहा जाएगा कन्वेंस अलाउंस, ठीक है। अभी नाम नहीं लेते हैं, छोड़िए, इसे कहा जाएगा अलाउंस। अलाउंस क्या होता है? जब एम्प्लॉयर आपको पैसे देता है कि ये सुख सुविधा तुम खुद से मैनेज कर लो। एम्प्लॉयर ने आपको हर महीने 10,000 रुपये दिए, पता है क्यों? एम्प्लॉयर कहता है तुमको कभी सर्दी, खांसी, मलेरिया, आजकल एक बीमारी बहुत ज़्यादा तेज फैली हुई है लवेरिया, वो सब अगर हो जाए तो तुम अपने से अपना इलाज करा लेना, और हर महीने वो आपको 10,000 रुपये देता है। ये क्या है? अलाउंस। लेकिन अगर आपको सचमुच सर्दी, खांसी, मलेरिया वगैरह हो गया, आपके इलाज में जितना पैसा लगा हॉस्पिटल में, वो सारा पैसा एम्प्लॉयर दे देता है। पता है ये क्या है? परक्यूजिट, ये बेनिफिट इन काइंड है। अलाउंसेस में देखिए क्या होता है कि जब आपको पैसे मिलते हैं ना, तो जरूरी नहीं है वो खर्च हो। अगर खर्च हो भी रहे हैं तो जरूरी नहीं है सेम अमाउंट खर्च हो, कम भी खर्च हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। एम्प्लॉयर तो आपको हर महीने 10,000 रुपया दे रहा है सर्दी खांसी का, क्या आपको हर महीने सर्दी खांसी होती है? नहीं।
लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको सर्दी खांसी हुई और आपके इलाज में खर्चा 50,000 रुपये लग गया, ये भी हो सकता है। भाई इंप्लॉयर तो लेकिन 10,000 रुपये दे देता है हर महीने बस। तो ये अलाउंस होता है। अलाउंस का फीचर ये है कि भाई आपको एक लमसम अमाउंट हर महीने दे दिया जाता है, आप ये सुख सुविधा मैनेज कर लेना जब भी आपको लगे। आपको करनी है करो, नहीं करनी है मत भी करो। लेकिन परक्यूजिट क्या होता है, आपको बेनिफिट इंप्लॉयर देता है। आपका जितना हॉस्पिटल का खर्चा आया सब इंप्लॉयर ने भर दिया, ये परक्यूजिट है। ठीक है, आपको ऑफिस की कार दे दी घर आने जाने के लिए, पता है ये क्या है, ये परक्यूजिट है। अगर यही आपको 5,000 रुपया दे दिया जाता कि जाओ घर ऑफिस आना जाना मैनेज कर लेना अपना भाड़ा वाड़ा का पैसा, तो ये अलाउंस हो जाता। लेकिन अगर आपको कार ही दे दिया गया तो ये परक्यूजिट हो गई। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इंप्लॉयर ने आपको 15,000 रुपये महीना दिया कि किराए पे घर लेके मैनेज कर लो रहना अपना। आप दूसरे शहर से आए थे तो इंप्लॉयर ने कहा लो 15,000 रुपये महीना किराए पे अपने लिए घर ले लो, ये अलाउंस है। एम्प्लॉय ने अपना फ्लैट आपको दे दिया, कार रहो यहीं पे, जब तक काम कर रहे हो तब तक यहीं पे रहो, ये क्या है, परक्यूजिट। तो दीज आर बेनिफिट्स। अलाउंसेस और परक्यूजिट क्या होते हैं, ये बेनिफिट्स होते हैं। अलाउंसेस कैश बेनिफिट्स होता है और ये काइंड में होता है। हालांकि परक्यूजिट भी कैश में हो सकता है, ये सब कॉम्प्लिकेटेड बात है, अभी मुझे ज्यादा जोर नहीं देना है इन सब पे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, अभी जब ये कंपोनेंट्स पढ़ेंगे ना तब आपसे बाकी डिटेल चर्चा करेंगे। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि अभी आपको अलाउंस परक्यूजिट समझ में आ गया है तो ऐसा नहीं है, ऊपर ऊपर से आ गया है, बस इतना ही है। नाउ नेक्स्ट कम्स रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब यह है कि एम्प्लॉय जब रिटायर करता है तो उसको और भी कुछ पेमेंट मिलता है, जैसे लीव इंकैशमेंट मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगी, पेंशन मिलेगा। तो ये सारे कंपोनेंट्स की टैक्सेबिलिटी कैसे होती है ये भी इस चैप्टर में देखना है, राइट। तो सैलरी 4 कंपोनेंट में डिवाइड होता है। ठीक है, अब हमें किस ऑर्डर में इसे पढ़ना है अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स को, नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे अलाउंसेस को, नंबर 3 पे पढ़ेंगे हम परक्यूजिट को, और इसको पढ़ेंगे ही नहीं। सर क्यों नहीं पढ़ेंगे ये सब? बेटा इसमें कुछ पढ़ने जैसा है ही नहीं, मैंने पढ़ा दिया आपको पता ही नहीं चला। चलिए आइए बताता हूं, ये पूरा हो चुका है बेसिक डीए कमीशन। आपको मालूम है बेसिक सैलरी क्या होती है, डीए महंगाई भत्ता, कमीशन आपको सेल वगैरह पे एक सर्टेन परसेंटेज मिलता है, बोनस एम्प्लॉयर अनाउंस करता है कि भाई 6 महीने पे हम इतना बोनस देंगे, दिवाली पे हम इतना बोनस दे देंगे। ठीक है, इंसेंटिव क्या होता है, एक टारगेट मीट आउट करने पे आपको कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं, और ये सब जितना मिलता है पूरा टैक्सेबल होता है। तो क्या कुछ पढ़ने जैसा है? नहीं, जितना मिला पूरा टैक्सेबल। ठीक है, पता है हम ये तीनों क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तीनों के केस में आपको पता चलेगा कि कभी कभी ये फुल्ली टैक्सेबल है, कभी कभी ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है, पूरे पे टैक्स नहीं लग रहा, कभी कभी पूरे पे टैक्स लग रहा है, और कभी कभी पार्शियली एग्जेम्प्ट है, मतलब थोड़े अमाउंट पे टैक्स लगेगा। मतलब मिला 5 लाख रुपया था पेंशन का, 4 लाख पे टैक्स लग रहा है, 1 लाख एग्जेम्प्ट है। तो सिंस इसमें फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट, पार्शियली एग्जेम्प्ट ये तीनों चीजें हैं, इसलिए ये तीनों पढ़ना है। इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं है ये वाला कंपोनेंट फुल्ली टैक्सेबल है, और ये हो गई पढ़ाई कंप्लीट, फुल्ली टैक्सेबल, राइट। चलिए अब ये चार्ट देखिए, ये प्रोफॉर्मा है कि किस तरीके से सैलरी की इनकम को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अभी तो आप इसके कंपोनेंट्स जानते नहीं हो अच्छे से, तो आप बहुत नहीं समझ पाओगे, लेकिन फिर भी एक बार चार्ट देख लेते हैं हम लोग। बेसिक सैलरी, ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे डियरनेस अलाउंस, डीए जोड़ेंगे, बोनस, कमीशन, ये सब जोड़ देंगे। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी टू आरपीएफ। आरपीएफ स्टैंड्स फॉर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड भी 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा प्रोविडेंट फंड क्या होता है। एक ऐसा फंड होता है जिसमें एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है, एम्प्लॉय भी पैसा डालता है, और जब एम्प्लॉय रिटायर करता है तो उसको एक लमसम बड़ा पैसा मिल जाता है, राइट। तो एक सर्टेन अमाउंट तक अगर एम्प्लॉय को पैसा देता है इस फंड में तो वो एग्जेम्प्टेड होता है। एक अमाउंट के बाद ज़्यादा पैसा अगर दे देता है तो वो टैक्सेबल भी होता है। तो वही बता रहा है कि इससे ज़्यादा पैसा अगर हो गया तो वो टैक्सेबल होगा। तो अभी सब डिटेल में पढ़ना है, अभी तो बस हम फॉर्मेट देख रहे हैं एक तरीके से। इंटरेस्ट जो इस प्रोविडेंट फंड पे आता है वो भी एक लिमिट तक एग्जेम्प्ट होता है, एक लिमिट के बियॉन्ड टैक्सेबल होता है, वो भी हम लोग देख लेंगे। नाउ कम्स अलाउंसेस। अलाउंसेस में आप पाएंगे कि
कुछ अलाउंस तो एग्जेम्प्ट है तो भाई वो जोड़ना ही नहीं है, कुछ अलाउंस टैक्सेबल है लेकिन उसका एक हिस्सा एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट वाला पोर्शन हटा के जितना टैक्सेबल है बस उतना लिखेंगे। यानी आपको अलाउंस मिला मान लीजिए 50,000 रुपए का, जिसमें से 10,000 रुपए एग्जेम्प्ट है, तो आप लिखोगे कितना यहाँ पे 40,000 जो कि टैक्सेबल पोर्शन है। अच्छा, देखिए अलाउंसेस के केस में आपको पैसा गिन के मिलता है, ठीक है, तो जितना मिला वही अमाउंट है, लेकिन परक्यूजेट्स में बेनिफिट इन काइंड मिलता है, तो यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। जैसे अगर एम्प्लॉयर ने आपको किराए के लिए 15,000 रुपये महीना दिया, तब तो हमें पता है ना भाई 15,000 रुपया मिला है, अब इसमें से क्या एग्जेम्प्ट है बस देखो, बैलेंस टैक्सेबल है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने आपको एक घर ही दे दिया रहने के लिए, तो उसकी वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी ना यार, कितने रुपए की वैल्यू है ये भाई, किराए पे अगर हमको रहने के लिए ये मकान दिया है एम्प्लॉयर, तो इसको हम कितनी वैल्यू माने, ये कितने रुपए का बेनिफिट है। मकान तो 5 करोड़ का था, तो 5 करोड़ की बेनिफिट नहीं होगी, क्योंकि तुमको रहने के लिए दिया गया, तुमको गिफ्ट नहीं दे दिया गया 5 करोड़ का मकान, ठीक है। तो रहने के लिए अगर 5 करोड़ रुपए का मकान दिया गया तो उसकी वैल्यू कितनी मानी जाए, सिर्फ रहने के लिए अगर दिया गया तो ये वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, और वैल्यूएशन के जो रूल्स हैं ये इनकम टैक्स में दिए हुए हैं, तो जो भी वैल्यूएशन का तरीका है उसके हिसाब से परक्यूजेट की वैल्यूएशन निकाली जाएगी, और जितना उसमें टैक्सेबल पोर्शन होगा वो जोड़ दिया जाएगा। ग्रेच्युटी इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेच्युटी जब आपको रिटायरमेंट पे मिलती है तो एक बड़ा हिस्सा आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो बैलेंस टैक्सेबल जो होता है वो यहाँ जोड़ देंगे। टैक्सेबल पार्ट ऑफ पेंशन, पेंशन का भी एक हिस्सा एग्जेम्प्ट होता है, टैक्सेबल होता है, तो टैक्सेबल वाला हिस्सा जोड़ेंगे। नाउ कम लीव सैलरी, लीव सैलरी क्या चीज होती है? जब भी आप नौकरी ज्वाइन करोगे ना, तो एम्प्लॉयर आपको पे पैकेज देगा कि ये देखो भाई तुम्हारा बेसिक कितना है, सारे कंपोनेंट्स लिखे रहेंगे, और उसमें लिखा रहेगा नंबर ऑफ लीव्स इंटाइटल्ड इन अ ईयर। क्या लिखा रहेगा उस पर? नंबर ऑफ लीव्स इंटाइटल्ड इन अ ईयर। मान लीजिए वहां पे लिखा हुआ है 20, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको साल में 20 पेड छुट्टियां मिलेंगी, आप 20 छुट्टी ले सकते हो और आपको पैसा पूरा मिलेगा, मतलब आपका पैसा कटेगा भी नहीं। साल में आप 20 छुट्टी ले लीजिए अपनी मर्जी से, जब चाहे जब ले लीजिए, ठीक है। और ये छुट्टियां अदर देन हॉलीडेज होंगी, मतलब अगर ऑफिस होली दिवाली संडे ये बंद रहता है तो उसमें ये काउंट नहीं होगा, वो तो छुट्टी सबके लिए है। आप 20 अलग से छुट्टी ले सकते हो अपनी मर्जी से, जिसके तनख्वाह आपकी नहीं कटेगी। लेकिन अगर उस 20 छुट्टियों में से आपने सिर्फ 14 छुट्टी ली मान लो, और 6 छुट्टियों में आप काम करने आ गए, आपको तो 20 लेनी थी ना, लेकिन फिर भी आप साल भर में 14 छुट्टी ली, आपका घर में मन ही नहीं लगता, आपने 14 छुट्टी ली, 6 छुट्टी आपने नहीं लिए, तो उस 6 छुट्टी न लेने पे आपको उस 6 दिन का और पैसा अलग से मिलेगा, इसे कहा जाता है लीव सैलरी। पहले तो एक बात बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि अगर साल भर में 20 छुट्टी मिली थी और आप 20 ले लेते तो क्या होता? तनख्वाह कटती क्या? नहीं, जो आपकी तनख्वाह है वो तो आपको पूरी मिल ही रही है, और जितनी छुट्टी हम नहीं लेके काम किए उसका अलग से और पैसा मिल गया। तो जो अलग से और पैसा मिलता है छुट्टी के दिन काम करने का, उसे कहा जाता है लीव सैलरी, ठीक है। यूआरपीएफ होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उसका लमसम पैसा जो आता है वो टैक्सेबल होता है। अभी छोड़ दीजिए ये सब, ठीक है, अभी आप ये सब नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरीके से जब हम सारी चीज जोड़ देते हैं सैलरी की, सारा नॉर्मल कंपोनेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट, अलाउंसेस और परक्यूजेट सब जोड़ देंगे तो ये आएगा ग्रॉस सैलरी, ठीक है। अब ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16, 3 डिडक्शन मिलते हैं, और इसे घटाने के बाद जो आता है उसको हम कहते हैं नेट सैलरी या इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। यही है सैलरी की इनकम, जो आप सैलरी की इनकम पूछते हैं ना, तो वो ये रही, दिस इज सैलरी इनकम, इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो ये जो 3 डिडक्शन है ये तो हम लोग अभी तुरंत तैयार कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, सेक्शन सब सेक्शन दोनों के साथ याद करना पड़ेगा। अच्छा, क्या ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ए है? नहीं, जो चैप्टर 6 का डिडक्शन है ना, सेक्शन 80C से लेके 80U तक, वो आता है ग्रॉस टोटल इनकम के बाद। एक्चुअली ये जो अभी इनकम अंडर द हेड सैलरी आई ना, इसी में 4 हेड की इनकम और जोड़ी जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ये पांचों जब जोड़ देंगे तो आएगा ग्रॉस टोटल इनकम, और वहां से फिर एक डिडक्शन मिलेगी जिसका नाम होगा डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, जहां पे सेक्शन 80C से 80U तक आएगा, और फिर आएगा आपका टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद टोटल इनकम डिडक्शन लेने के बाद, वो डिडक्शन अलग है। ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ सैलरी इनकम से मिलता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सबसे पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)A, ये 50,000 रुपए का फ्लैट डिडक्शन है।
मतलब नौकरी पेशा आदमी को 50,000 रुपये की फ्लैट डिडक्शन मिल जाती है सीधे सीधे, ठीक है। यानी अगर आपकी तनख्वाह 5 लाख रुपया है तो 50,000 सीधे घट जाएगा, आपकी इनकम हो जाएगी 4.5 लाख। 4 लाख है तो 3.5 लाख हो जाएगी, 2 लाख है तो 1.5 लाख हो जाएगी, 50 लाख है तो 49,50,000 हो जाएगी, ठीक है। 50,000 रुपये की फ्लैट डिडक्शन होती है सभी सैलरीड एम्प्लॉय को। सेक्शन याद कर लीजिए, सेक्शन 16(1)(a), ठीक है। फिर है इंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16(2). अब ये क्या चीज है देखिए, दुनिया भर का कोई भी अलाउंस होगा, जैसे मान लीजिए हाउस रेंट अलाउंस है। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब किराए पे मकान खुद से मैनेज कर लो, इसके लिए एम्प्लॉय ने आपको पैसा दिया। तो मान लीजिए वो था 20,000 रुपया, तो इसमें से जितना एग्जेम्प्ट होता है मान लीजिए 12,000 रुपया, तो हम 8,000 रुपया लिखते हैं, ठीक है। इसके साथ इसी में बेसिक एडेड है, मान लो 40,000 रुपया, फिर कुछ परक्यूजिट है वो एडेड है, बोनस वगैरह एडेड है, ठीक है, सब एडेड है, राइट। ऐसे होता है। अब यहीं पे मान लीजिए इंटरटेनमेंट अलाउंस भी था, मान लीजिए 6,000 रुपये का, ठीक है। इसमें से 5,000 रुपये की डिडक्शन है, लेकिन वो डिडक्शन यहाँ पे क्लेम नहीं करेंगे, यहाँ पे आएगा आपका ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी के बाद यहाँ पे लेंगे आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a) का 50,000 रुपया, और फिर लेंगे यहाँ पे इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन 5,000 रुपया। एक बात समझने की कोशिश कीजिए, इंटरटेनमेंट अलाउंस में जो डिडक्शन मिलती है वो आपको नीचे क्लेम करनी होती है, वो यहाँ पे क्लेम नहीं करेंगे। बाकी सभी अलाउंसेस के रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन मिलती है और वो हाथों हाथ घट जाता है, जैसे यहाँ पे हमने घटा लिया हाथों हाथ। याद रहेगा सिर्फ एक ही अलाउंस है जिसके रिस्पेक्ट में डिडक्शन है, और वो है इंटरटेनमेंट अलाउंस, तो उसकी डिडक्शन लास्ट में जाके घटा दी जाती है। इंटरटेनमेंट अलाउंस का मतलब क्या होता है वैसे तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आप एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे जब क्लाइंट गेस्ट आते हैं तो उनको मीटिंग ऑफिस में बैठा के नहीं कराई जाती है, ठीक है, क्योंकि ऑफिस में बैठा के कराएंगे ना तो बिजनेस कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे क्लाइंट की मीटिंग जो है वो हम कहीं बार वगैरह में भेज देते हैं, जाओ अपने एक आदमी को भेज देते हैं, कहते हैं पिलाओ इसको खूब दारू वारू पिलाओ बढ़िया से, फिर ऑर्डर ले उससे, ठीक है, क्योंकि पहले वो मस्त होगा और फिर उसके बाद हम लोग को मस्त करेगा, ठीक है ना। तो हम उसे ऑफिस में मीटिंग नहीं करते हैं, उसको भेजते हैं कि जाओ भाई इसको बार में खूब पिला इला के बढ़िया से ऑर्डर लेके आओ। तो जो मेरा इंप्लॉई ये सब कर रहा है हम उसको क्या देते हैं, इंटरटेनमेंट अलाउंस। भाई जाओ तुम क्लब में ले जाओ इसको, ठीक है, इंजॉय कराओ, मस्ती कराओ, इसको डांस वांस कराओ थोड़ा, तब उसके बाद इस क्लाइंट से मीटिंग करना बैठ के, ठीक है। तो हम अपने इंप्लॉय को इंटरटेनमेंट अलाउंस देते हैं। ये पैसा जो हम दे रहे हैं उसको वो इंटरटेनमेंट के लिए दे रहे हैं, हालांकि इंटरटेनमेंट भी रिलेटेड टू ऑफिस ही है, राइट। ये नहीं कि ये बीवी बच्चों के साथ इंटरटेनमेंट करने के लिए पैसा दे रहे हैं, वो पैसा तो हम दे रहे हैं ऑफिशियल इंटरटेनमेंट करने के लिए। तो इस पैसे में से गवर्नमेंट कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको डिडक्शन मिलती है, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज़ को तो डिडक्शन भी नहीं मिलती। मैं आपको बता दूं, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज़ को इसकी डिडक्शन नहीं मिलती, गवर्नमेंट कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को डिडक्शन मिलती है। बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, वो जाके लास्ट में घटा देना, बाद में सीख लेंगे कितना मिलता है तो बस नीचे घटा देंगे। और तीसरा क्या है इसमें, तीसरा एम्प्लॉयमेंट टैक्स। इस एम्प्लॉयमेंट टैक्स को हम लोग प्रोफेशनल टैक्स भी कहते हैं, इसको एम्प्लॉयमेंट, हाँ एम्प्लॉयमेंट तो लिखा ही है, प्रोफेशनल टैक्स कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट टैक्स कहते हैं। ये होता क्या है, सबसे पहली बात तो अगर आप एक प्रोफेशनल हैं प्लस आप एक जॉब में हैं तो आपको ये टैक्स पे करना है। पे टैक्स कौन सा, एम्प्लॉयमेंट टैक्स। किसको करना है, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, अगर मैं नौकरी कर रहा हूं ना तो मुझे ये टैक्स जमा करना पड़ेगा। ये टैक्स पे किसको करना होता है, स्टेट गवर्नमेंट को। ये अलग है, इसका इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये एक अलग टैक्स है एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ये राज्य सरकार लेती है, ठीक है, राज्य सरकार ने अपना अपना अमाउंट फिक्स कर रखा है, किसी स्टेट में 1000 है, किसी में 500 है, किसी में 2000 है, वॉटेवर जो भी है, ठीक है, साल का बता रहे हैं, ठीक है। ये पैसा देना होता है अगर आप नौकरी कर रहे हो और प्रोफेशनल हो। अब जैसे मेरे यहाँ एक प्यून है, तो क्या उसको प्रोफेशनल टैक्स देना है, नहीं देना है, वो प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल होगा और नौकरी में होगा, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं लेकिन मैं नौकरी नहीं कर रहा, ठीक है, तो मैं अपना काम करता हूं, मुझे ये टैक्स देने की आवश्यकता है नहीं।
लेकिन अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो मुझे टैक्स देने की आवश्यकता है? आंसर इज यस। ठीक है। वैसे टेक्निकली कहीं बच्चा कंपनीज के हिसाब से कोरिलेट ना कर ले तो मैं एक बात बता दूं, वैसे स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड इज एन कंपनी और मैं उसमें होल टाइम डायरेक्टर हूं, ठीक है, इनफैक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, तो मैं खुद भी कंपनी का एम्प्लॉई हूं, राइट। तो क्या प्रोफेशनल टैक्स मेरे ऊपर भी आता है? हाँ, क्योंकि डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है। अगर मैं अपनी प्रोप्राइटरशिप कर रहा होता, ठीक है, तो ऐसे केस में मुझे ये टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म चला रहा होता, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे ये प्रोफेशनल टैक्स नहीं देना होता, ये सिर्फ एम्प्लॉय को देना होता है, वो भी अगर प्रोफेशनल है तो अमाउंट बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो जो भी पैसा आप देते हो ना, वो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स में डिडक्ट करने को मिल जाता है, बस सिंपल सा है। 1000-2000 जो भी दिए हो यहाँ डिडक्ट कर लो। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, जनरली ये टैक्सेस ना लोगों से छूट जाता है पे होना। क्यों ऐसा होता है? देखिए, एक तो ये टैक्स जो है सरकारी दफ्तर में जमा होता है, और ये जो सरकारी दफ्तर होते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी में अगर आप नौकरी कर रहे हो ना, तो जब आप नौकरी ज्वाइन करने जाओगे, डरना नहीं, तो आपको बताया जाएगा कि आपको काम करना है सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे, ठीक है। लेकिन जब आप नौकरी ज्वाइन कर लेते हो तो आपको बोला जाता है सुबह 6 बजे से आ जाओ और रात को 9 बजे जाओगे। हाँ, यही है प्राइवेट नौकरियां। नौकरी देते समय बताया जाएगा 9 बजे से 6 बजे तक, लेकिन जब काम करने लग जाओ तो सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक काम करना होता है। तो एक बात बताइए, ये जो एम्प्लॉयज हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इनके पास समय भी है कि जाके सरकारी दफ्तर में वो 1000-2000 जमा कर पाएं? इनके पास समय ही नहीं है। और जिस दिन इनकी छुट्टी होगी उस दिन तो सरकारी छुट्टी पहले ही होगी। प्राइवेट कंपनियों में तो नौकरी अगर साल की मान लीजिए 52 संडे होते हैं, 10 छुट्टी भी और मान लो तो 60 छुट्टी के आसपास होगा, लेकिन सरकारी दफ्तर में तो छुट्टी भी 100 होगी साल भर में, ठीक है। तो जिस दिन इनकी छुट्टी होगी, जिनको टैक्स जमा करना है, उस दिन तो पहले ही दफ्तर बंद होगा। तो जो बड़ी कंपनियां होती है ना, वो क्या करती है मैं आपको बताऊं, अपने सारे इंप्लॉय का टैक्स खुद ही जमा कर देती है। अब जैसे रिलायंस कंपनी है, ठीक है, अब वो ये कहेगी अरे मेरे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं सब, 10-10 लाख रुपए महीना की तनख्वाह उठाते हैं, 20 लाख रुपए महीने की तनख्वाह उठाते हैं, उनका 1000 रुपया कहीं बकाया चल रहा है, तो रिलायंस जैसी कंपनी को शर्मिंदगी होती है कि मेरे कंपनी के बड़े बड़े इंप्लॉयज के नाम पे बकाया दिखा रहा है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, वो भी 500 रुपया, 1000 रुपया, जिनकी एक दिन की तनख्वाह, भाई 20 लाख रुपए महीने पे जॉब कर रहा है, जिसकी एक दिन की तनख्वाह 60,000 रुपया है, तो उनको अजीब लगता है। तो ये रिलायंस जैसी कंपनी क्या करते हैं, अपने सारे इंप्लॉयज का एक साथ जाके खुद ही जमा करा देते हैं। लेकिन अगर इंप्लॉय ने इंप्लॉय को कोई भी बेनिफिट दे दिया तो वो क्या है, सैलरी। तो ऐसे में याद रखिएगा, अगर इंप्लॉय ने इंप्लॉय का जमा कर दिया तो ऊपर आप ऐड भी करेंगे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड बाय इंप्लॉयर, ऐसे करेंगे, एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड बाय इंप्लॉयर ऐड करेंगे। ये क्या हो जाएगा, एक परक्यूजिट हो गया, ये एक परक्यूजिट है, ठीक है, और नीचे फिर डिडक्ट भी कर दीजिएगा। लेकिन अगर इंप्लॉयर ने नहीं जमा किया, हमने अपनी जेब से जमा किया है, तो ये ऐड नहीं होगा, फिर ये नहीं ऐड होगा, क्योंकि इंप्लॉयर ने तो दिया नहीं है, हमने दिया, हम यहाँ घटा लेंगे। अगर इंप्लॉयर ने दिया तो जोड़िए और फिर घटा भी दीजिए, लेकिन आपने खुद दिया तो सिर्फ घटा लीजिए, ठीक है। तो ये आपका अभी तक का समझ लीजिए एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि सैलरी क्या होती है, ठीक है। अब अगली क्लास में जब हम आएंगे तो शुरू कर देंगे कहानी अपनी, कहां से, रिटायरमेंट बेनिफिट से, ठीक है, एंड देयर आफ्टर विल मूव टू अलाउंसेस, देन टू परक्यूजिट, एंड द चैप्टर इज ओवर, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।